नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते होंगे कि एस्टेट 2020 है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जनवरी के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में एस्टेट 2020 का एग्जाम होगा। और यह भी आपको पता है कि जो कोरोना है उसकी वजह बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं। एग्जाम देना, उसकी तैयारी करना, कोचिंग करना, कैसे स्टडी करें, यह एक सारा चैलेंज होगा। तो हम पूरी जानकारी इस प्रेजेंटेशन में करने की कोशिश करेंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या पूरा प्रारूप है, क्या स्कीम है इसकी, और एग्जाम कब होगा, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरी डिटेल एनालिसिस है, पूरी डिटेल जानकारी मैं इस प्रेजेंटेशन में दूंगा। आप पूरी आखिर तक प्रेजेंटेशन को इसको जरूर सुनें। तो इसके अलावा क्या है कि अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग इम्पॉसिबल है, कोरोना के टाइम में आपको नुकसान हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए estetctet.com ये हमारी वेबसाइट है, पिनेकल की वेबसाइट है ये, जो कि स्पेशली एस्टेट के लिए डिजाइन की गई है, एस्टेट पे फोकस करती है। इस पे जाकर आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे इस पे कोर्सेज भी हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, क्या है ऑफिशियल, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा BSEH.org.in ये वेबसाइट आपको मिलेगी, जहां पे कि आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो नजर आएगा। ये यहाँ पे आपके सामने इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, वो आप देख सकते हैं। ये आपको डाउनलोड करके पहले आपको पढ़ लेना है, वरना क्या है कि जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ सकते हैं, तो पूरी जानकारी जो आपको पढ़ना चाहिए इसके अंदर वो पूरी की पूरी इस प्रेजेंटेशन में क्लियर हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। और estetctet.com हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारे 7 कोर्सेज है, इसके ऊपर PRT है, TGT और PGT के लिए, वो आप ज्वाइन करना चाहें तो इसमें से कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जाम और इसकी पहले देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपके सामने दिया हुआ है वो ये कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी। 16/11/2020 से ये स्टार्ट होगी और 4/12/2020 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 16 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में आपके पास टाइम है किसका अप्लाई करने का। क्या अप्लाई करने का? एस्टेट का फॉर्म अप्लाई करने का। एस्टेट 7 साल के लिए वैलिड होता है। ये अलग बात है, कई बार वैकेंसी नहीं आती तो आमतौर पर वो एक्सपायर भी हो जाता है कई बार। लेकिन अगर जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए, अगर हरियाणा है तो उसमें अप्लाई आपका क्वालिफाई करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी इसको रिक्वायरमेंट होती है। ये यहाँ पे देखिए फीस काफी होती है हरियाणा के जो भी एग्जाम होता है। अगर आप तीनों लेवल देना चाहते हैं, तीनों लेवल कौन से होते हैं? पीआरटी वाला कौन सा? पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक। उसके बाद जो टीएचडी होता है, दूसरा लेवल होता है, जो जिसको मास्टर भी बोल देते हैं यहाँ पे, 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास। और फिर जूनियर लेक्चरर या आप प्रोफेसर या जो भी लेक्चरर बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास। तो ये 3 स्टेजेस होती है। उनके लिए आपको एप्लीकेशन में ऑनलाइन में, अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तीनों के लिए भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीस अलग अलग होगी। आपको अलग से बताना पड़ेगा कि ये मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ये पूरी सुविधा है। तो अगर आप 1 लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपए, 2 लेवल के लिए करना चाहते हैं तो 900 रुपए है, और 3 लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1200 रुपए है। ठीक है, तो क्या है? 1200 रुपए है। अगर आप SC कैंडिडेट और PH कैंडिडेट है और हरियाणा का डोमिसाइल रखते हैं तो ये पहले केस में अप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप हरियाणा का आप डोमिसाइल है आपके पास में, और SC या PH कैंडिडेट, PH का मतलब फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, मतलब OBC है या फिर जनरल कैटेगरी है, तो फिर उस केस में फीस आपकी काफी ज्यादा हो जाती है, लगभग डबल फीस हो जाती है। तो 1200 की बजाय 2400 रुपए आपकी फीस होगी अप्लाई करने की। और अगर आप 1 लेवल अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 रुपए फीस है। 2 लेवल अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे TGT और PGT दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए 1800 रुपए फीस है। और तीनों लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में जो फीस होगी वो कितनी होगी? 2400 रुपए। अगर आप दूसरे राज्यों से हैं तो वो आप उस केस में रिजर्वेशन या कोई SC कैटेगरी, PH कैटेगरी का कोई मतलब नहीं निकलता। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो हरियाणा में टीचिंग जॉब चाहते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो फीस होगी
वो कितनी होगी? जो हरियाणा के सामान्य श्रेणी का जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके बराबर वो फीस होगी। तो 3-4 बातें अभी तक हमने जान ली कि फॉर्म कब भर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि फॉर्म में अगर कोई चेंजेस करना है आपको, इसमें लिखा हुआ है कि क्या आप चेंजेस कर सकते हैं, तो जो बेसिक सी चेंजेस करनी होती है वो आपको अलाउड है। तो 5 बार अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आप फॉर्म भरें बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको फॉर्म भरना चाहिए, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वैसे भी किसी भी फॉर्म में, एसटेट की बात नहीं है, किसी भी फॉर्म में बहुत सावधानी बरतकर आपको फॉर्म भरना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, आप जाते हैं एक साइबर कैफे में, जाते हैं किसी फोटो स्टेट वाली दुकान पे जाते हैं और वहां से भरवाते हैं। उसमें क्या होता है वो अपने हिसाब से फिर भर देता है, अपनी ईमेल देता है और वहां पे डाउनलोड करना पड़ेगा। जब एडमिट कार्ड तो आपको दिक्कत होगी, आप ईमेल भूल जाएंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाएंगे, रोल नंबर भूल जाएंगे, ये इस तरह की दिक्कतें आती है। तो आपके पास में ईमेल होनी चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और आपका अपना होना चाहिए, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप में ले लें या अपने मोबाइल में लें या ईमेल में डाल लें। मतलब कि भरने के बाद में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई बच्चे क्या रोल नंबर ही भूल जाते हैं चेक करने के लिए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर गलतियां ठीक करनी है तो कब से कर सकते हैं? 5-12 से लेकर 8-12 तक, ठीक है, ये आप गलतियां ठीक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं? आपके सामने दिया हुआ है 23/12/2020 के बाद में आप ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। आपके घर नहीं आएगा, आपके भेजा नहीं जाएगा, पोस्ट नहीं चलेगी। और अगर आपको कोई इश्यू है तो जो सामने आपके नंबर है वहां पे भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको रजिस्ट्रेशन है वो बार बार नहीं करना, एक बार करना, वरना आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। आप चाहें तो इस प्रेजेंटेशन को, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है मैं जो बोल रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, और उसके बाद वो जो स्लाइड आपके सामने है वो अच्छी तरह से आप पढ़ लें, या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है पूरा पढ़े। तो ये 2-3 चीजें आपको जरूर कर लेना चाहिए। साइट आपको पता ही है कि ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, कहां पे मिलेगा? www.bseh.org.in, ये साइट है जहां पे आपको ये मिलने वाला है। एग्जाम कब होगा? देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम होगा 2 जनवरी और 3 जनवरी को। ये कौन सा सेंटर होगा, किस टाइम एग्जाम होगा, ये कब पता चलेगा? ये आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें सब कुछ लिखा होगा। तो एक बात तो है कि बहुत जल्दी ही आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की डेट भी बिल्कुल फिक्स है। पहले वीक में एग्जाम होना है 2 तारीख और 3 तारीख। नए जब न्यू ईयर मना रहे होंगे, 1 तारीख को न्यू ईयर है, तो उस केस में क्या है कि आप इस बात की टेंशन होगी आपका एग्जाम सेंटर का है, कैसे जाएंगे, 2 जने मिलकर जाएंगे, 3 जने मिलकर जाएंगे, इस तरह की सिचुएशन आएगी, क्योंकि ओएमआर सीट वाला एग्जाम होगा। ये ओएमआर सीट वाला एग्जाम होता है स्टेट का। तो अभी आपको पता चल गया कि एग्जाम कब है, 2 तारीख और 3 तारीख को। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होंगे? 23 तारीख के बाद में। कब तक भर सकते हैं? 16/11 से 4/12 के बीच में भर सकते हैं। उसके बाद 3-4 दिन आपको ठीक करने के लिए, अगर कोई त्रुटि होती है तो वो आप ठीक कर सकते हैं। अब देख लीजिए आगे क्या है। मैंने अभी आपको बता दिया है कि प्राइमरी टीचर क्या होता है। प्राइमरी टीचर वो होता है जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास को पढ़ाएगा। और टीएसटी किसको बोलते हैं? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। वो किसको बोलते हैं? जो 6ठी क्लास से 8वीं क्लास को पढ़ाएगा। क्योंकि हमारी जो आगे प्रेजेंटेशन होगी उसमें पीआरटी, टीएसटी और पीएचडी 3 टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज्यादा यूज होगी। जो प्राइमरी टीचर है, हरियाणा में क्या होता है कि जेबीटी बोला जाता है इसको, तो ये हो सकता है मैं आगे जेबीटी भी बोल लूं, ठीक है। इसको तो जेबीटी वाला टीचर हो जाएगा, फिर वो मास्टर हो जाएगा और उसके बाद जूनियर लेक्चरर हो जाएगा। पीजीटी जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। अब देख लेते हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह वो क्या है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये काफी ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो वो देख लीजिए आपका क्या हिसाब किताब है। एक तो क्या है कि सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। वो सीनियर सेकेंडरी का मतलब वो +2 होना चाहिए 50%। पहली कंडीशन ये 50% तो +2 हो, या और साथ में क्या है, एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। आमतौर पे जेबीटी भी बोला जाता है इसको, कि जेबीटी कर रहा हो, 2 साल का कोर्स है जेबीटी वाला, या डिप्लोमा और राज्यों में कर रहे हो तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। वो फाइनल ईयर हो उसका, या वो बिल्कुल पास हो गया, तो उस केस में वो एलिजिबल है। या क्या सिचुएशन है, देखिए यहां पे थोड़ी थोड़ी एक डिफरेंस दे दिया गया है कि अगर आप है वो
एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोविजन रेगुलेशन 2002 वाला कर रहे हो तो फिर 45% में आपका काम चल जाएगा। सीनियर सेकेंडरी मतलब प्लस टू में आपकी 45% हो, आर्ट्स और साइंस हो, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इससे आप प्राइवेट पढ़ाई की आपने या फिर आपने कोर्सपोंडेंस किया तो इसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मोटे तौर पे आप बोल सकते हैं कि प्लस टू और जेबीटी वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या आप चाहें तो नीचे पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएशन एंड पास और अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा हुआ है कि या फिर वो ग्रेजुएट हो, अगर परसेंटेज वाला कंडीशन पूरी नहीं है तो वो ग्रेजुएट हो और फिर ये जेबीटी भी कर रहा हो उसके बाद में। दूसरा क्या है, एक तो ये बात हो गई कि वो प्लस टू और उसके पास में जेबीटी वाला हो, और साथ में क्या है कि वो 10वीं तक हिंदी या संस्कृत उसके पास में कोई सब्जेक्ट रहा हो, या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके पास में हिंदी रहा हो। तो आमतौर पर जो हरियाणा में स्टडी करता है उसके पास हिंदी तो होती है, हमेशा हिंदी कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश का मुझे लगता है कि आपके साथ में कोई चक्कर होने वाला नहीं है, तो इसलिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी हो गई है, ये पीआरटी वालों की हो गई है, जो जेबीटी की पढ़ाई करवाएंगे, प्लस छोटी क्लासेस को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे छोटी क्लासेस। ये जो टीएसटी वाला है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है मामला, कि अगर मान लो कोई बीकॉम है तो क्या वो बीकॉम सोशल, सबसे बड़ा क्यूरी तो हमारे पास यही आती है कि मैं बीकॉम हूं, क्या मैं कहां पे अप्लाई कर सकता हूं। तो ये देखिए कि आप बीए है या बीकॉम है, अप्लाई कर सकते हैं सोशल स्टडी के लिए, एसएस के लिए। लेकिन साथ में कंडीशन क्या दे दी फिर आपको, ये नीचे कंडीशन देखिए कि उसके पास में एटलीस्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, वो होना चाहिए, शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। अब देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो बीकॉम वालों के पास होगा नहीं, तो इसका मतलब अगर किसी ने एक्स्ट्रा कोई ऐसी पढ़ाई की है तो वो एक अलग बात है, या बाद में उसने पढ़ाई कर ली बीकॉम के बाद में तो अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पे सोशल स्टडी में बीए वाले ही फिर इसमें फिट बैठते हैं, और बीए वाले सारे नहीं, इसमें भी कुछ कंडीशन है। देखिए यहाँ पे जो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है वो क्या है कि हिस्ट्री, यहां पे लिखा हुआ है हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है और साइकोलॉजी है। इसमें आपके पास में 2 सब्जेक्ट है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या मतलब निकल रहा है इसका, अगर आपके पास में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो अप्लाई कर सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो 6 सब्जेक्ट है उसमें से आपके पास में 2 होना चाहिए, और उसमें से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। 6वीं से 8वीं तक क्या आता है, ज्यादातर हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, सिविक्स आती है, पॉलिटी आती है, और इकोनॉमिक्स आती नहीं है। तो इसमें से इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ही इसमें फोकस रखा गया है ज्यादा, ठीक है। तो एक बात तो हो गई है। दूसरा क्या है कि वो बीए और बीकॉम हो और साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, मतलब जेबीटी वाला भी चलेगा। या फिर क्या है कि ऑब्वियसली बीएड हो, 2 साल वाली जो बीएड है वो वाली होनी चाहिए, कि 2 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई। तो आप ये पूरा देख सकते हैं कि जेबीटी वाला भी अप्लाई कर सकता है अगर उसने बीए की है, तो प्लस 2 के बाद में बीए कर लिया उसने, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसके पास सब्जेक्ट है उसमें से एक, और बाकी 6 में से कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट ये हो गया। और एक क्या है कि ऑब्वियसली इंग्लिश तो होती है हरियाणा में, तो इंग्लिश के अलावा, क्योंकि बीए में एक इंग्लिश और हिंदी तो होती है, तो इंग्लिश मैं इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, जो अनिवार्य सब्जेक्ट होती है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो 2 सब्जेक्ट और बच जाते हैं उसमें से ये आपके साथ में कॉम्बिनेशन 6 में से होना चाहिए। उसके बाद अच्छा, और साथ में क्या है, बीएड होनी चाहिए, बीए बीएड या फिर क्या बीए जेवीटी, और ये कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का होना चाहिए, ठीक है। और क्या कंडीशन है, जो बीएड है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी, बीएड में सोशल स्टडी है उसका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट होता है बीएड करते हैं तो उस टाइम में उसमें एसएस उसका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है इससे कि बीकॉम वाले को फिर अलग से कोई ऐसा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा पढ़ाई के में, कोई ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा तभी अप्लाई कर सकता है, वरना सारी कंडीशन लगभग उसकी यहाँ पे खत्म हो रही है जहां तक सोशल स्टडी का सवाल है, भले ही वो बीकॉम को सिलेक्ट करके डाल दिया हो। और क्या है, मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत है तो वो तो पढ़ते ही हैं, मैट्रिक में हिंदी तो पढ़ते हैं, तो संस्कृत आमतौर पे सभी नहीं पढ़ते, किसी के पास ड्राइंग होती है, किसी के पास कोई और कोई लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन हिंदी सभी के पास में होती है, तो ये कोई बड़ा इतना मुद्दा नहीं है। लेकिन जो टीचिंग सब्जेक्ट जो सोशल स्टडी है, और साथ में क्या है बीए जेबीटी या बीए बीएड होना चाहिए। अब आ जाता है कि एसएस नहीं पढ़ाना चाहता, वो टीचर बनना चाहता है साइंस का,
छठी सातवीं आठवीं क्लास को साइंस पढ़ाने के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए? तो एक तो उसके पास बीएससी होनी चाहिए, बीएससी मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो। इसका मतलब क्या है कि बीएससी का रखा है और साथ में उसने अगर जेवीटी का रखा है, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको ये भी बोल दो, या फिर क्या है बीएससी और बीएड हो। तो बीएससी और 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएससी और बीएड हो, ठीक है। और साथ में क्या है कि उसके पास जो बीएससी है वो कम से कम 3 सब्जेक्ट, उसके पास 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो जो बीएससी नॉन मेडिकल होती है उसमें क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ये होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसका नॉन मेडिकल वाला भी अप्लाई कर सकता है। मेडिकल वाला क्या होता है, केमिस्ट्री होती है, बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है उसके पास में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो 3 सब्जेक्ट 5 में से उसके पास में होना जरूरी है। अगर किसी के पास में और किसी तरह की बीएससी है तो ये कंडीशन उसकी पूरी जरूर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन ये वो, तो फिर उसमें दिक्कतें आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये जरूर आप देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन वो पूरी हो। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, यहां पे क्या है कि ऑनर्स डिग्री हो किसी के पास में, तो 2 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, इन 3 में से उसके पास में होने चाहिए। जैसे कि बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा होती है ये, तो लेकिन वो फर्स्ट ईयर और सेकंड में 3 में से 2 सब्जेक्ट उसके पास में होना चाहिए। और ये कंडीशन वहां पे भी थी इस केस में, जब वो ये सोशल स्टडी है उस केस में भी थी। अच्छा आगे देखते हैं कि अच्छा मैट्रिक वाला भी, मैट्रिक में हिंदी होनी चाहिए उसके पास में। अब देखिए साइंस का आपको पता चल गया, अब आ जाता है मैथमेटिक्स में। अब आ जाता है मैथमेटिक्स में, देखिए क्या है, बीए में भी मैथ होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि बीए विद मैथ विद बीए ले लेते हैं कि बीए में उसके पास में एक सब्जेक्ट होता है और वो मैथ का होता है, बाकी सब्जेक्ट हिस्ट्री वगैरह जो भी है उस पर्टिकुलर कॉलेज के अनुसार होता है या यूनिवर्सिटी के अनुसार कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि विद मैथमेटिक्स वो बीए कर रहा है, तो उस केस में वो मैथ के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके 50% नंबर होने चाहिए एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब एक होता है कंपलसरी और एक होता है उसके पास में जो, जैसे बीएससी वाले पढ़ते हैं वैसे बीए वाले और वैसे बीकॉम वाले, एक अलग से पूरा वो पढ़ा हुआ हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो या फिर उसकी बीएड हो। तो बीए डिप्लोमा इन कहने का मतलब ये हुआ बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, 50% उसके होने चाहिए इलेक्टिव सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में। 50% टोटल होना चाहिए और मैथमेटिक्स उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बीएससी में जो नॉन मेडिकल करेगा उसके पास में वो सब्जेक्ट होगा, बीए जिसने मैथ के साथ में कर रहा है उसके पास में होगा, बीकॉम उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट उसके पास में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि वो 50% मार्क्स इन मैथ, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर उसके पास में बीएड होनी चाहिए, या फिर उसके पास में बीएड होनी चाहिए। जैसे दूसरे केस में कंडीशन थी, इस केस में भी ये कंडीशन है। एक कंडीशन और भी है, वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है कि अगर किसी ने सीनियर सेकेंडरी की है, +2 की है, लेकिन उसके बाद में 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर लिया है, तो वो भी एलिजिबल होते हैं। वैसे ये वाली जो पढ़ाई है वो अभी तक इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इस तरह की एजुकेशन है कि 4 साल में वो एजुकेशन से रिलेटेड को बीए बीएससी टाइप का कोर्स कर रहा है, तो ये आने वाले टाइम में ज्यादा हो जाएगी। अभी फिलहाल इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है एलिजिबिलिटी इसमें, वो आप जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा जो बीएड करता है उसमें, बीएड के केस में मैथमेटिक्स टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। जो साइंस का टीचर बनना चाहता है साइंस टीचिंग सब्जेक्ट, सोशल स्टडी का टीचर बनना चाहता है सोशल टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में, और मैथ का टीचर बनना चाहता है मैथ में टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट मैथ होना चाहिए, और 10वीं तक हिंदी जरूर होनी चाहिए। तो ये तो सभी के पास होती है हरियाणा में। तो हमने अभी तक देखा, मैथ का देख लिया, सोशल स्टडी का देख लिया और साइंस का देख लिया। ऐसे ही इंग्लिश है, अगर आपको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश का टीचर बनना है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास को इंग्लिश पढ़ानी है, तो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, जिसमें कि लिटरेचर वगैरह चीजें पढ़ते हैं। एक तो कंपलसरी हिंदी इंग्लिश होता है, लेकिन एक जो इलेक्टिव ले लेता है तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश का लिटरेचर वगैरह पढ़ता है, तो वो वाली चीजें उसके पास में होनी चाहिए। बीए इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो फिर वो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो बाकी कंडीशन सभी में बीएड वाली, और बीएड में क्या है, टीचिंग सब्जेक्ट उसका क्या होना चाहिए, फिर बीएड में उसका टीचिंग सब्जेक्ट है वो इंग्लिश होना चाहिए, और मैथ वो 10वीं तक क्या है, हिंदी होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे टीजीटी में, टीजीटी हिंदी का अगर वो टीचर बनना चाहता है, हिंदी का 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में हिंदी पढ़ाना चाहता है, तो हिंदी इसका टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में होना चाहिए।
इलेक्टिव सब्जेक्ट बीएड में उसका हिंदी एक होना चाहिए। ऐसे संस्कृत का बनना चाहता है तो संस्कृत एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए उसका बीएड में, और टीचिंग सब्जेक्ट उसका होना चाहिए बीएड में, बीए में उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट और टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए उसका। ऐसे पंजाबी, उर्दू, इन सभी में ये एप्लीकेबल है, ये वाली कंडीशन। अब चलते हैं जो पीजीटी होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, मतलब क्या है इसका कि अगर कोई एमए है, एमएससी है, वो वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं, वो वाले टीचर बनना चाहते हैं, वो किसको पढ़ाएंगे? वो पढ़ाएंगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास को। तो वो किस तरह की वैकेंसी निकलती है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए? वो निकलती है इंग्लिश की, जैसे इंग्लिश की, हिंदी की, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, ये वाली वैकेंसी इसमें आपको नजर आएगी। इसके अलावा कौन सी आगे देखेंगे, इसके अलावा भी है, लेकिन अगर ये वाली वैकेंसी होती है, आमतौर पर ये सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, 50% उस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, 10वीं तक आपके पास में हिंदी जरूर हो, चाहे आप कोई सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो भी हिंदी 10वीं तक होनी चाहिए, और आपकी परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए। ये तो ऐसे लिखने वाली बात है, लेकिन 50% और वो सब्जेक्ट आपका जरूर होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस है, वो एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस से की है किसी ने एमए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% उसके नंबर एमए में होना चाहिए। बीएड है उसकी साथ में होनी चाहिए। यहाँ पे भी क्या है, बीएड होनी चाहिए, जो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखाए गए। इसके अलावा ऑब्वियसली क्या है कि बीएड तो होगी, बीएड आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए। किस केस में छूट है आप देखें, कंप्यूटर वाले में छूट है, अगर आप कंप्यूटर में टीचर को बनना चाहते हैं, क्योंकि बीटेक वाले तो आमतौर पर बीएड होते नहीं। पीएचडी संस्कृत, पीएचडी बायोलॉजी, पीएचडी फिजिक्स, पीएचडी केमिस्ट्री, पीएचडी मैथमेटिक्स, पीएचडी कॉमर्स, पीएचडी इकोनॉमिक्स, पीएचडी म्यूजिक, पीएचडी फाइन आर्ट्स, ये पीएचडी कंप्यूटर साइंस और पीएचडी फिजिकल एजुकेशन। मतलब इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बंदा, जैसे बायोलॉजी तो बायोलॉजी, जैसे बोटनी, जूलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें लिखा हुआ है कि किस किस में अप्लाई है। यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब क्या है, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे पीएचडी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 इयर्स हो, या फिर एमसीए हो रेगुलर 3 इयर्स का कोर्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी रेगुलर कोर्स, 55% मार्क्स होने चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे बीएड कोई जरूरी नहीं है। तो बीटेक वाले, एकमात्र बीटेक वाले जो ब्रांच है बीटेक में, वो है कंप्यूटर साइंस, जो अभी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी कंप्यूटर साइंस, मतलब एस्टेट का एग्जाम दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं एस्टेट का एग्जाम? जिन्होंने कंप्यूटर से इंजीनियरिंग की है, या एमसीए की है, या फिर एमएससी की है। आगे चल लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है किसकी, जो पीआरटी वाले टीचर होते हैं, फिर टीजीटी वाले होते हैं, और फिर पीएचडी वाले होते हैं। अब देखिए सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सिलेबस में क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 एमसीक्यू होंगे 30 नंबर का। आमतौर पे सीटेट में और एसटेट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सीटेट में साइकोलॉजी का काफी ज्यादा रोल होता है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो एसटेट में इतना ज्यादा रोल नहीं होता। एसटेट को क्वालिफाई करना ज्यादा मुश्किल काम है, पेपर थोड़ा हार्ड आता है, आजकल काफी ज्यादा मुश्किल आता है, सक्सेस रेट बहुत ही कम है। मतलब दबाकर एक अच्छे लेवल का एग्जाम आता है, और अच्छे लेवल का मतलब ये मैं अगर बोलना चाहूँ तो क्वेश्चन तो कई बार देखने को मिल रहे हैं कि जो यूपीएससी में आते हैं, आईएएस वगैरह में, उस लेवल के भी क्वेश्चन इन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, हाई लेवल का एग्जाम हो जाता है। अब देखना क्वेश्चन आपको भी पता चलेगा कि इतना आसान नहीं है, इसलिए रिजल्ट भी बहुत ही इसका 1-2% के आसपास रिजल्ट आता है। मतलब अगर 5 लाख कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, 4 लाख अप्लाई कर रहे हैं, उसका 1 या 2% पास होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, स्पेशली पीएचडी के केस में और टीएचडी के केस में। जेबीटी वाला जो होता है पीआरटी, उसमें भी आजकल मैथ वगैरह है। और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कौन से वाली, वो इन्वायरमेंट पहले आती थी ईवीएस जिसको बोल देते थे, वो वाला नहीं है। ये थोड़ा हाई लेवल की इन्वायरमेंट है। प्रॉपर जो ज्योग्राफी की आप क्लास, जो एनसीईआरटी वगैरह होती है उसमें देखेंगे, जो +1 2 की चीजें भी कहीं कहीं इंक्लूड कर लेते हैं। तो अच्छे लेवल का ये एग्जाम है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएगा साइकोलॉजी का, हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, फिर जनरल स्टडी के, उसमें मैथ भी आता है 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की, और हरियाणा जीके और अवेयरनेस है 10 नंबर की आएगी। मैथमेटिक्स है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, और इन्वायरमेंट स्टडी के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये इन्वायरमेंट स्टडी और मैथमेटिक्स अच्छे लेवल का है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है वो थोड़ा जो लेवल उसका इतना ज्यादा नहीं होता। तो जो मैथमेटिक्स होता है वो किस लेवल का है, वो एसएससी सीजीएल टाइप के जो एग्जाम होते हैं उस लेवल का मैथमेटिक्स है।
और इन्वायरमेंट किस तरह का है, इन्वायरमेंट वो वाला है जिसमें कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस लेवल का है। तो इस बात का भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 150 क्वेश्चन है और 150 में पास होने के लिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पास होने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको 120-25 कम से कम स्कोर करें आप। 60% है, अगर आप एससी कैटेगरी है तो 55% चाहिए, 82 नंबर चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी दूसरे राज्यों से संबंध रखते हैं तो भले ही आपकी एससी कैटेगरी हो, 90 नंबर आपको चाहिए, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। कई बच्चे बोलते हैं मैं बस 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, चाहे आप 89 आए और आपके से 8 नंबर आए, दोनों बराबर है। तो इसलिए इस भ्रामिक स्थिति में न रहे, मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, अपने आप को खुश न रखें। जो बच्चा 90 नंबर नहीं ले पाया, वो उसके 1 नंबर है, 0 नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है, सारे बराबर है, क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं हुआ। लेवल 2 है जो जिसको हम लोग टीजीटी बोलते हैं, सोशल साइंस, मैथ आपने देखा, और उसके बाद साइंस है, मैथमेटिक्स है, और भी सब्जेक्ट थे। तो उस केस में क्या है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो 30 एमसीक्यू आते हैं। लैंग्वेज के हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और जनरल स्टडी है जिसमें सभी में कॉमन ही है ये, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथ रीजनिंग और हरियाणा जी के अवेयरनेस, ये 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आसानी होती है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती ये वाला 30 नंबर। लेकिन जो बच्चा तैयारी नहीं करेगा तो फिर इसमें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, जो सब्जेक्ट लिया, अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस के फिर 60 क्वेश्चन आएंगे, अगर मैथ लिया है तो मैथ के 60 क्वेश्चन आएंगे, अगर एसएस लिया है, सोशल साइंस लिया है तो फिर 60 क्वेश्चन उसके आएंगे, और अगर आपने इंग्लिश लिया है तो 60 क्वेश्चन फिर इंग्लिश वाले आएंगे, हिंदी लिया है तो हिंदी 60 क्वेश्चन आएंगे। जिस चीज का आप टीचर बनना चाहते हैं उसके 60 क्वेश्चन अलग से हैं। तो जिन बच्चों ने 90 नंबर पे बहुत फोकस कर लिया, 90 में 70-80 नंबर ले लिए, तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें उसके लिए इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है। लेकिन ये बात बोलना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आ जाता है पीएचडी वाला हिसाब किताब। तो पीएचडी में भी आप देखिए कि ये 150 क्वेश्चन तो सभी में ही होते हैं, 150 मिनट का टाइम मतलब 2.5 घंटे का टाइम और 150 क्वेश्चन, और नो नेगेटिव मार्किंग, ये सभी में अप्लीकेबल है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का। हिंदी इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन, जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट है उसका, जैसे कि मान लो कोई बनना चाहता है इकोनॉमिक्स में जूनियर लेक्चरर बनना चाहता है तो 60 क्वेश्चन फिर इकोनॉमिक्स की होगी। लेवल इसका मतलब हाई हो जाता है। जैसे उसमें क्या सोशल साइंस थी, अगर वो टीएचडी बनना चाहता है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स है तो इसका मतलब लेवल है थोड़ा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही अगर कोई केमिस्ट्री करना चाह रहा है तो जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई फिजिक्स करना चाहता है तो वो सेम स्टोरी इसमें भी अप्लीकेबल होती है। तो इसका लेवल है, आमतौर पर इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है। टीजीटी और इसमें दोनों में सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा डेंजरस है। तो ये तो देख लिया आपने सिलेबस का, और ये मैंने आपको सावधान भी कर दिया कि लाइटली लेने की आवश्यकता नहीं है। कम समय आपके पास में, समय कम कितना है, समय कम है कि 2 तारीख और 3 जनवरी को तो एग्जाम होना है। पूरा दिसंबर आपके पास में, नवंबर के कुछ दिन है, तो ज्यादा दिन नहीं है, और उसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है। आमतौर पे क्या होता है कि जितने ज्यादा आप तेज गति से पढ़ेंगे, अभी कोरोना काल है, इस दौरान आपके पास में काफी समय होगा। अगर हर रोज 8-10 घंटा पढ़ते हैं आप, तो 300-400 घंटे के पास आपके पास टाइम है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो कहीं कहीं फायदा होगा। 150 मिनट का क्वेश्चन ड्यूरेशन होता है हर एग्जाम में। तो जो बच्चे मैथ की तैयारी करें उनको स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, स्पेशली क्योंकि मैथ में टाइम कंज्यूम होता है, और इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जो पीआरटी है उसमें मैथ आता है, और जो टीजीटी है मैथ वाला उसमें भी, और आखिर में पीजीटी वाला मैथमेटिक्स, उसमें एक चैलेंजिंग टास्क होती है टाइम मैनेजमेंट। बाकियों में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। 2-3 तारीख को एग्जाम है, लेवल 1, 2, 3 तीनों का, और एडमिट कार्ड है, उस पर सब कुछ टाइमिंग वगैरह, सेंटर वगैरह लिखा मिलेगा आपको। तो आप फटाफट अप्लाई कीजिए। आप हमारी वेबसाइट stetctet.com पे जाकर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे ऊपर आपको मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं 9817390373, साथ में व्हाट्सएप नंबर भी है 8295688244। ठीक है, तो वहां पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। और जब आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद में आपको 7 कोर्सेज नजर आएंगे। ये हम लोग इसकी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। पीआरटी की करवाते हैं, सोशल साइंस की, मैथ की और साइंस की, ये 3 सब्जेक्ट, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स की। तो टीजीटी में इसके अलावा हम नहीं करवाते, इसलिए आप फोन से भले ही न करें।
और जहां तक सवाल है पीएचडी का, तो इसमें हम लोग ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री है, क्योंकि हम आईएएस वगैरह की कोचिंग करवाते हैं। तो आपको जितने हाई लेवल की चाहिए ज्योग्राफी, जितने हाई लेवल की हिस्ट्री चाहिए, सोशियोलॉजी चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है, सारा का सारा कंटेंट बना हुआ है। पीआरटी है, आपको ऑलरेडी जो बने हुए वीडियो आपको फटाफट देख लेनी है, डबल स्पीड पे देख लेनी है, तेज गति से सिलेबस खत्म करना है। ऑलरेडी आपके पास हमारे पास वीडियो है, वो आपको मिलेंगे, वीडियो पीडीएफ उसको सिस्टमेटिक अरेंज वे में आपको मिलेंगे, जिससे कि आप फटाफट कोर्स कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। और मोबाइल नंबर पे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, कोई चीज पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।